ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। कोई मतलब ये सीधा चला गया 99%। ये पार्टिकल जो थे 99% पार्टिकल्स इट passes through this gold foil undeflected, without deflection. Okay, and a very small fraction of the alpha particle was deflected by small angle less than 90 degree. मतलब 90 डिग्री से लेस कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट किए। इट वॉज डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, लेस देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हुआ, इससे लेस देन 90 डिग्री। अ वेरी फ्यू पार्टिकल 1 in 20,000, मतलब 20,000 पार्टिकल में से केवल एक, समझिए। तो इस तरह से वेरी फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक, इस तरह से ये बैक हो गया, स्ट्राइक किया बीच से और ये बैक कर गया। एंड अ वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, और बहुत कम, वही लेस देन 90 बाय लार्ज एंगल, यानी बहुत इसमें से, और कुछ 1% के करीब में थे जो वो लार्ज एंगल से इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गए। तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने अब जो भी ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट से वो बताया। इसके बाद हम कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूजन एंड देन ड्रॉबैक्स। कंक्लूजन, इससे उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि इट मीन्स कि 99% जो रे थी वो सीधे चली गई, 1% वापस या कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन या लार्ज डिफ्लेक्शन से डिफ्लेक्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ रे थे इस तरह से, और इधर इलेक्ट्रॉन, कुछ रे जो बाउंस बैक किए, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर में उन्होंने उनको लगा कि सेंटर में यानी कोई कुछ जरूर ऐसा कोई पार्टिकल जरूर है पॉजिटिवली चार्ज, जो जिससे रिपेल करके ये वापस, जिसको स्ट्राइक करते हुए ये वापस आ रहा है, यानी जरूर कोई सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जिसकी वजह से ये पार्टिकल बैक हो रहा है। और ऐसा क्या हुआ, जैसे 20,000 रे में से एक रे वापस हुआ, इसका मतलब कि बहुत वो छोटा होगा, ये जो है इसका साइज यानी इसका वॉल्यूम जो है काफ़ी छोटा होगा, तभी तो उतना रे में से केवल 1-2 रे ही वापस आ रहे थे, बाकी रे सारे यूं ये डिफ्लेक्ट कर रहे थे, 99% डिफ्लेक्ट कर गए, यानी इसमें लॉट्स ऑफ स्पेस होगा तभी तो वो इधर से उधर विदाउट डिफ्लेक्शन क्रॉस कर गए, है ना। तो ये चीज़ जो हुआ कि इसका मतलब हुआ कि सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम इन द मिडल ऑफ द सेंटर, और उसका उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। ठीक है, इट मीन्स दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम बिकॉज वेरी फ्यू पार्टिकल बाउंस बैक एंड 99% ऑफ द रे गो थ्रू passes थ्रू दिस फॉयल। इस छोटे से वॉल्यूम को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। दिस वॉज पॉजिटिवली चार्ज, यानी पॉजिटिव था, क्योंकि पॉजिटिव था, यानी न्यूक्लियस में उस वक्त न्यूट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था। ओके, तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस, इस छोटे से वॉल्यूम को न्यूक्लियस दिया। अब आइए कंक्लूजन हम लिखते, इसमें इसको डिस्कस कर लेते हैं। इससे कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द, इसका मतलब जब पास कर गया यानी बहुत हॉलो स्पेस, एक समझ लीजिए प्लेग्राउंड है, बड़ा सा प्लेग्राउंड है, और उसमें एक बॉल, छोटा सा, हम लोग छोटा सा फुटबॉल का समझ लीजिए फुटबॉल ग्राउंड है या कोई भी प्लेग्राउंड है, उसमें हमने यहाँ क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ हमने बॉल रखा, तो ये न्यूक्लियस हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, एटम का स्पेस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ये स्पेस है, यानी लॉट्स ऑफ, यानी 99% मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम वाज हॉलो। ठीक है, ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष आया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज हॉलो। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड, मतलब पॉजिटिव चार्ज
कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास concentrated at a small point, which was called, जिसको क्या कहा गया? which was called न्यूक्लियस। इसका नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियस। इसकी वॉल्यूम काफी छोटी थी। और क्या निष्कर्ष निकाला? जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली small as compared to volume of the atom. दूसरा, और फिर एक और कंक्लूजन क्या निकाला कि इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus due to electrostatic force between positive nucleus and negative electron. Due to electron revolve around the nucleus due to electrostatic force between किसके बीच में? न्यूक्लियस और between nucleus and revolving electron. ठीक है, तो ये कंक्लूजन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज हॉलो, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? एट द पॉइंट विच वॉज कॉल्ड न्यूक्लियस। स्मॉल पॉइंट पर, मतलब न्यूक्लियस एक छोटे से पॉइंट पर जहाँ पर पूरी मास एटम के कंसंट्रेटेड है। कहाँ पे? बीच में, सेंटर में, एट अ वेरी स्मॉल पॉइंट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, इसकी वॉल्यूम जो है वो कितना है? यानी अगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है पूरे एटम का, वो उन्होंने कहा कि 5 गुना, हाँ, 10 to the power 5 टाइम्स ऑफ न्यूक्लियस। यानी एटम का वॉल्यूम क्या होगा? एटम का जो रेडियस या वॉल्यूम है वो कितना है? 10 to the power 5 टाइम्स ऑफ द न्यूक्लियस। यानी काफ़ी, ये न्यूक्लियस का साइज काफ़ी छोटा है। यानी ये अगर 10 to the power 5 तो इसका हम लोग 3 गुना, यानी वॉल्यूम कितना होगा एटम का? 10 to the power 5। किसको क्लियर करेंगे इसको यहाँ पे? ठीक है, कंक्लूजन आई हो उन्होंने, आपने लिख लिया होगा। बस यही डिस्कस लगाया उन्होंने कि बहुत छोटे से पॉइंट में मास कंसंट्रेटेड रहता है और वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा डिस्कस, वॉल्यूम बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस का एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। वो कितना? 10 to the power 5 टाइम्स ऑफ द न्यूक्लियस। atom volume of atom is equal to the 10 to the power 5 times of nucleus, और electron revolve around the nucleus due to electrostatic force between nucleus and revolving electron। यानी बीच में न्यूक्लियस, ये एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों ओर, ये इसमें कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उन्होंने बताया कि जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट्स मूव करते हैं या अर्थ मूव कर रहा है, उसी तरह से न्यूक्लियस को सन माना और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या उन्होंने कहा? ये
इलेक्ट्रॉन को उन्होंने प्लैनेट्स कहा और उसी तरह से ठीक मूव करते हैं। लेकिन इसके अब हम लोग कुछ ड्रॉबैक्स भी एक्सप्लेन कर ही लेते हैं। ये इसमें उन्होंने ये तो सब निकाल दिया, निष्कर्ष, कंक्लूजन, ये सब चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी रदरफोर्ड की, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियर कोलैप्स। यानी देखिए, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक कोई एनर्जी इसके पास होगी, तो एक कुछ विद सम एनर्जी इट मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब जब ये मोशन में होगा, फोर्स इक्वल टू एक कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसमें मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करेगा। तो जब ये एक्सेलरेट होता है तो सम एनर्जी इमिट, इसमें से कुछ एनर्जीज निकलती है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में रहेगा तो क्या होगा, एनर्जी इसकी कम होती चली जाएगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स है इसमें एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको न्यूक्लियस अंदर की तरफ ये फोर्स रहता है, इस वजह से ये जब इमिट करते जाएगा एनर्जी तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होते जाएगी। और इसका पाथ कैसा होता जाएगा, यू मूव करते, छोटा छोटा रेडियस कम होते 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 अंत में ये न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, न्यूक्लियस कोलैप्स, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर कोलैप्स। तो उन्होंने इसका कारण ये वो एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाए। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, दिस एक्सपेरिमेंट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा। हर एलिमेंट्स की अपनी एक स्पेक्ट्रा होती है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, और उसकी एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा फॉर वेरियस एलिमेंट, इसको आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम। जैसे हाइड्रोजन है, कहीं भी हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन चाहे सन पे रहे, चाहे कहीं भी एटमॉस्फेयर, कहीं भी हाइड्रोजन गैस रहेगा, तो उसकी इट हैज़ इट्स ओन स्पेक्ट्रा होती है, ठीक है। ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा इसको बोलते हैं। तो ये हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, तो उसके बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। और एक तीसरा जो है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इट कुड नॉट, लिख लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जीज एंड distribution of electron around the nucleus। मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अरेंज्ड होंगे, कैसे अरेंज्ड होंगे। मान लीजिए एक दूसरा एटम, कोई दूसरा एटम, हाइड्रोजन में मान लीजिए एक है, ठीक है, इसके बगल में, लेकिन अगर 3, 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो किस तरह से यहाँ अरेंज होंगे, है ना। उसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ से कितनी दूर पे होगा, न्यूक्लियस से वो कितनी दूर पे होगा, यहाँ होगा कि यहाँ होगा, किधर, उसका अरेंजमेंट वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इधर है इलेक्ट्रॉन की, इधर है, किधर है, 4, 5 अगर मान लीजिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे अरेंज हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी किस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और ना ही कि वो किस एनर्जी से वो रिवॉल्व कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर। तो ये सारी ड्रॉबैक्स थी किसकी, रदरफोर्ड की। जो आगे बहुत सारी थ्योरीज आई, एक्सपेरिमेंट हुआ, नील्स बोर और बहुत सारे, तो वो हम लोग मॉडल पढ़ेंगे, और भी वेरियस एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें को एक्सप्लेन किया गया और फिर एक परफेक्ट मॉडल बनकर आया। तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई
नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो तो आप इस पे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम व्यू देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।